हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने हमारे कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए समझने के लिए भी आसान रहेगा, और उसी को जोड़ते हुए हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग सबसे पहले समझे। हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग। कॉस्ट का मतलब, सॉरी, सबसे पहले हमने देखा व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड। बच्चे क्या होता है कॉस्ट का मीनिंग, क्या देखा था हमने? एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। कोई भी खर्चा अगर हमने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया है, कोई भी खर्चा अगर हमने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। और वो कॉस्ट कॉस्ट को हम असर्टन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। कितना खर्चा किया उसको कैलकुलेट करने की तरीके, उस प्रोसेस को हम कॉस्टिंग बोलते हैं। एंड जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको अगर आप रिकॉर्ड कर देते हो, जो भी आप कैलकुलेट करते हो अगर आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो, तो इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये हमने पहले समझा। तीनों चीज क्लियर है, हम आगे बढ़ते हुए। देन उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जैसा कि आपने देखा है कॉस्ट का मतलब क्या है, टू incurred any cost, to incurred any expenses to provide any goods and services। तो जिसकी आप कॉस्ट असर्टन कर रहे हो, जो भी गुड्स या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका जो कॉस्ट असर्टन करते हो, उस ऑब्जेक्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ विच कॉस्ट टू बी असर्टन, द प्रोडक्ट और सर्विस जिसकी कॉस्ट हमको निकालनी है इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसका कॉस्ट हमको असर्टन करना है, जिसका कॉस्ट हमको असर्टन करना है, इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बराबर है। अब जैसा मैंने कार का एग्जांपल लिया, सीए इंटर का बैच हो सकता है, या कोई और सर्विस, एयरप्लेन जो ट्रैवल वाले रहते हैं उनके लिए फ्लाइट सर्विस हो सकता है, तो उन सब को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे हम। तो इनमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये फर्नीचर हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये कार की बात करूँ तो ये कार में अब लगा क्या क्या है, ये कार में क्या क्या लगा हुआ है? चेचिस लगा हुआ है, सीट लगी हुई है, बैटरी, ग्लास, टायर, ये सब अलग अलग, स्टेयरिंग, लाइट, लेबर, इंजन, ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई है। तो जो कमोडिटीज उसके अंदर में लगी हुई है, जो कमोडिटीज उसके अंदर में लगी हुई है, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट मतलब यूनिट यूज्ड इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है? जो भी यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट्स हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यूज किया हुआ है, टायर, लाइट, ग्लास, डोर, चेचिस, एसी यूनिट, ये जो भी हो गया ये हमारे कॉस्ट यूनिट हो गए। ये क्या हो गया? हमारे कॉस्ट यूनिट। तो यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब यूनिट यूज्ड टू मेक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी आपने छोटे 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 स्पेयर पार्ट्स यूज किए उसको बनाने के लिए उसको कॉस्ट यूनिट बोलेंगे। देन उसके बाद हमने देखा था व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में लगा हुआ है। कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इन कॉस्ट यूनिट, कितनी क्वांटिटी हमारी इसमें लगी है। जैसा एक चेसिस लगता है, 5 टायर लगते हैं, एक इंजन लगता है, 4 से 5 सीट लगती है, स्टेयरिंग लगता है, वायर्स लगते हैं, ग्लास, लाइट, ये सब क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में लगी है विल बी डिटरमाइंड, विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर्स। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ड्राइवर्स। क्लियर है यहाँ तक? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स, ये तीन चीज़ें हमने कल पढ़ी। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू कंसेप्ट टॉपिक, जिसके अंदर में हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हमने क्या शुरू किया था? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट के अंदर में हमने अलग अलग पढ़ना है, जैसा कि ना आप कहता है हमारे सिलेबस में ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट है जो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर ये हमने व्यवस्थित सीख लिया तो हमारा जो चैप्टर है यही खत्म हो जाता, चैप्टर नंबर 1 ही खत्म हो जाता, जिसके अंदर में हमने ये शुरू किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। हमने नेचर और फंक्शंस शुरू किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेरिएबिलिटी एंड बिहेवियर, जो आज हम शुरू करने वाले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये हमारे को समझा तो इसका एप्लीकेशन 80% बार हर चैप्टर में होता है। 80% टाइम्स वेरिएबिलिटी या बिहेवियर का एप्लीकेशन आने वाला है, तो वो हम देखेंगे। बट पहले हम देखते कल जो हमने देखे नेचर और फंक्शंस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट, तो हमने नेचर और एलिमेंट में तीन देखे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ये तीन प्रकार के हमारे कॉस्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू नेचर और एलिमेंट। मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसके दो बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर के दो बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस के दो बच्चे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अब जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका जो डिफरेंस है, बच्चे इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं कि सर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, तेरा कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्पस ही तेरा अलग रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना या फाइनेंशियल पोजीशन जानना। यहाँ पे तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जानना, यहाँ पे तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जानना। यहाँ पर तेरा क्या रहने वाला है?
यहाँ पर तेरा है असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ तेरा इंटेंशन अलग है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ अलग से डिफाइन किए हुए हैं। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, विच आर इजीली, वर्ड्स पे ध्यान देना, विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स और सर्विसेज। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे बच्चा क्या है, विच आर इजीली ट्रेसेबल, क्या वर्ड्स वापरे हुए हमने, विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फाइनल गुड्स और सर्विसेज। इजीली ट्रेसेबल मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि इस फर्नीचर की अगर हम बात करें, जो ये फर्नीचर यहाँ लगा हुआ है, इस फर्नीचर की अगर हम बात करें तो ये फर्नीचर के अंदर में प्लाई, माइका, आप आपके घर के सामने जो टेबल रखा हुआ है एक बार देखो उसमें क्या क्या है। प्लाई दिख रहा है, प्लाई लगा हुआ है, माइका दिख रहा है लगा हुआ है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है विच इज इजीली ट्रेसेबल। ये क्या हो गया तेरे डायरेक्ट मटेरियल जो आप ट्रेस आउट कर सकते कि ये देखिए ये लगा हुआ है। वेयर एज इनडायरेक्ट मतलब उसमें फेविकॉल भी लगा हुआ है, उसमें खिल्ले भी लगे हुए हैं, आप गिन सकते हो क्या कितना फेविकॉल कितना खिल्ला लगा हुआ है। क्या वो दिख के आ रहा है क्या, ये देख फेविकॉल है, ये दिख के आ रहा है क्या खिल्ले ये लगे हुए, नहीं। दे आर इनडायरेक्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल, वो जो ट्रेस नहीं कर सकते कितना लग गया। तो दोज विल बी कॉल्ड एज, दोज विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, दोज विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की अगर हम बात करें तो अगर लेबर में भी दो है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें, डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लेबर के अंदर में क्या होता है, डायरेक्ट लेबर के अंदर में, बाल सफेद हो गए क्या है ये, अच्छा धागा है। डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लेबर अगेन विच आर ट्रेसेबल टू फाइनल प्रोडक्ट। जो वड़ई होता है, वड़ई, वड़ई समझता है ना, वड़ई या कारपेंटर जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में वी से इट एज कारपेंटर, हिंदी में वड़ई। तो वड़ई की मेहनत दिख के आ रही है ना, उसने काटा छाटा उसको जोड़ा और उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो वड़ई की मेहनत, वड़ई के लेबर्स दिख के आ रहे हैं, तो वड़ई के जो लेबर्स है वो डायरेक्ट हो गए। बट वो लेबर जिसने उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग किया, जब रॉ मटेरियल आया तो अनलोड किया, फिनिश गुड्स बन के लोड करके आपके घर में पहुंचाया, क्या वो लेबर की कॉस्ट, वो लेबर की मेहनत दिख के आ रही है क्या, स्ट्रक्चर में लेबर की कॉस्ट, लेबर की मेहनत जिसने लोडिंग अनलोडिंग किया वो दिख के नहीं आ रही है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया विच इज नॉट ट्रेसेबल टू द फिनिश गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो सेम एक्सपेंसेस में अगर मैंने किसी से डिज़ाइन खरीदा, किसी बंदे से मैंने डिज़ाइन खरीदा, तो उससे जो डिज़ाइन खरीदा क्या वो डिज़ाइन की कॉस्ट उसमें ट्रेस हो रही है क्या, दिख रहा है ना वो डिज़ाइन जिससे खरीदा, डिज़ाइन का स्ट्रक्चर पूरा बनाई हमने वो डिज़ाइन के बेसिस पे, तो डिज़ाइन ट्रेस होती है। बट रेंट, जिस जिस जगह पे वो बनाया गया, जिस जगह पे वो बनाया गया उस जगह का रेंट, जब 100 मशीन काटी गई, 100 मशीन वापरी गई, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये सब हम ट्रेस आउट कर पाते हैं क्या, ये सब हम ट्रेस आउट कर पा रहे हैं क्या, नो। तो वो क्या हो गए तुम्हारे इनडायरेक्ट हो गए, वो सब क्या हो गए तुम्हारे इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है सभी को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है सभी को, बोल एक बार हाँ या ना, बोल एक बार यस और नो। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे फटाफट। स्पेशली निहार, बेटा समझ में आया क्या, ट्रेसेबिलिटी आपका आज डे 1 है इसलिए मैं कह रही हूँ। जो इजीली ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट, जो नॉन ट्रेसेबल है वो इनडायरेक्ट। आई शेयर द व्हाट्सएप लेक्चर और एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो निहार, कल का मैं लेक्चर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो होता है हमारा, इसमें जितने भी इनडायरेक्ट आइटम्स है, जितने भी इनडायरेक्ट आइटम है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के ओवरहेड्स कहलाए जाते हैं। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाए जाते हैं, ओवरहेड्स। तो मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ओवरहेड्स का मीनिंग अगर बोलूँ तो ओवरहेड्स मतलब क्या होता है, ओवरहेड्स मतलब क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस है, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर है, उनको हम साथ में मिला दिए तो उनको ओवरहेड्स बोलेंगे। तो अब अगर हम इसमें बात करें तो ये इंटर की बैच का कैलकुलेशन करके देखते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ऐसा नहीं है ना सर के ऊपर से गया, नहीं। ओवरहेड्स क्यों बोलते हैं तो उसका मीनिंग भी हमने समझा था। हमने एक एग्जांपल लिया था कि सीए इंटर की बैच का कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा इंटर ग्रुप 1 का बैच चल रहा है, इसका हम एकेडमी को कितना कॉस्ट लगता है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने देखा सब्जेक्ट अकाउंट्स कृष्णा सर लेंगे, कॉस्टिंग कृष्णा सर लेंगे, लॉ पवन सर लेंगे, टैक्स दिव्या मैम एंड पवन सर लेंगे। हम कॉस्टिंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल हो गया तेरा 1000 रुपये के जो नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। डायरेक्ट लेबर हो गया आपका 10,000 रुपये, कृष्णा सर को 10,000 रुपये मिलना है, 10,000 रुपये का कॉस्ट है जो इंस्टीट्यूट बेयर करेंगी टू टीच। बट क्या इतना ही कॉस्ट लगने वाले क्या, इसके अलावा डोंट यू थिंक इंस्टीट्यूट को रेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, सैलरी लगेगा और इंटरनेट या अदर चार्जेस वगैरह सब मिला मिलू के
8 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। ये 8 लाख रुपए का जो खर्चा है, क्या ये पूरा का पूरा 8 लाख रुपए का खर्चा जो है वो पूरा का पूरा कॉस्टिंग से वसूलना चाहिए क्या? पूरा का पूरा 8 लाख रुपए की खर्चे जो है इसको हमने सिर्फ कॉस्टिंग से वसूलने चाहिए क्या? नहीं। क्योंकि ये जो जितना भी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, या जो भी एक्सपेंसेस है, ये सारे खर्चे का बेनिफिट सारे सब्जेक्ट्स को मिल रहा है। इन खर्चों का बेनिफिट इन चारों सब्जेक्ट को मिल रहा है ना। बेसिकली ये बेनिफिट्स ये इंटर की बैच को मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता ये 8 लाख का खर्चा कृष्णा सर के मत्थे भी पड़ना चाहिए, पवन सर के मत्थे भी पड़ना चाहिए, दिव्या मैम के मत्थे भी पड़ना चाहिए? तो ये सभी के मत्थे पड़ना चाहिए। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स हमने सभी के मत्थे पड़ने चाहिए। तो हमने क्या बोला, 4 सब्जेक्ट है, चारों के मत्थे इक्वली पड़ेगा। तो 8 लाख का खर्चा हमने इक्वली बांट दिया। 2-2 लाख, 2 लाख अकाउंट्स के, 2 लाख कॉस्ट के, 2 लाख लॉ के, 2 लाख टैक्स के। तो ये हमने इक्वल प्रोपोर्शन में सभी के मत्थे मारा, इक्वल प्रोपोर्शन में हमने सभी के मत्थे मारा। तो ओवरहेड्स जो रहते हैं, ओवरहेड्स अलोकेट किए जाते हैं। ओवरहेड्स क्या किए जाते हैं? अलोकेट किए जाते हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट टू असर्टन द कॉस्ट। ये कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर डेडिकेटेड एक हमारा चैप्टर ही है, ओवरहेड्स नाम से एक चैप्टर है, जिसमें हम भर भर के यही करने वाले हैं, जिसमें अलोकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। समझा है तो थम्स अप दो। ओवरहेड्स का मीनिंग क्लियर है क्या? ये सभी के मत्थे मारना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। दैट इज एक्चुअल लिटरल मीनिंग उसका यही है, ओवरहेड्स, सभी के मत्थे मारना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। ये सब हम कल देख चुके थे। हमने कल एक पढ़ा नेचर एंड एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अगला वाला जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन कॉस्ट बोलते थे, जिसके लिए हमने एक बेसिक कॉस्ट शीट बनाई थी। इसको बेसिक कॉस्ट शीट बोलते हैं। एक एडवांस कॉस्ट शीट है, अगेन वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट नाम के चैप्टर में। बेटा बात समझो, ये सब्जेक्ट ही आपको पहली बार आया है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज में टुकड़े टुकड़े में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम टुकड़े टुकड़ों में पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी बार बार हमको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो थोड़ा संभाल लेना। आपको लगेगा सर यहाँ बार बार अधूरा छोड़ रहा हूँ, आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि अगर मैं पूरा एक साथ पढ़ाने जाऊँगा तो फट जाऊँगे कि सर इतने सारे लॉजिक, इतने सारे मीनिंग्स हमको एक साथ याद रखने। नहीं, बेबी स्टेप्स। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर में जब हम बाल की खाल उधेड़ेंगे तो हमारा एक्सपर्ट ही आते जाएगा। चैप्टर्स का सीक्वेंस मैंने इस तरीके से ही रखा है कि आपको एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन अप्लाई इट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। चलो, बेसिक कॉस्ट शीट की अगर हम बात करें तो बेसिक कॉस्ट शीट की मदद से हम फंक्शन कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझता है। डायरेक्ट मतलब विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फाइनल प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट मतलब विच आर नॉट ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम फंक्शन बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम फैक्ट्री की बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर हम चालू करेंगे, फंक्शन मतलब एक्टिविटी, राइट? एक्टिविटी, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले फैक्ट्री में जाएगा, राइट? फैक्ट्री में आपको क्या क्या लगने वाला है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज मिला के दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। जो भी फैक्ट्री में लगा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिला के हमारा बन जाता है प्राइम कॉस्ट। बट फैक्ट्री में क्या सिर्फ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस लगता है क्या? फैक्ट्री में क्या सिर्फ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस लगता है क्या? फैक्ट्री का रेंट लगता है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी लगता है, फैक्ट्री में क्लीनिंग स्टाफ होता है, उसको सैलरी वगैरह देना पड़ता है, फिनाइल विनाइल, ये सब खर्चा लगता है ना फैक्ट्री के अंदर में साफ सफाई के लिए। बट ये क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल टू फाइनल प्रोडक्ट है क्या? अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये पर इन ये सब जो खर्चे है, ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, चीज है, ये कॉस्टिंग के हिसाब से इनडायरेक्ट है। कॉस्टिंग के हिसाब से क्या है, इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, अब आपका कहीं से ट्यूबलाइट जलेगा सर, बचपन में हमने पढ़ा था फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट है। वो बचपन का बचपन था, जो बचपन में तू अकाउंटिंग पढ़ता था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। बचपन में जो तू अकाउंटिंग पढ़ता था वो कौन सी अकाउंटिंग थी, फाइनेंशियल। राइट नाउ आर वी लर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वी आर लर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग? बच्चा जवाब दें। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, हम कौन सा अकाउंटिंग सीख रहे हैं अभी, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। तो राइट नाउ वी आर लर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का क्लीनिंग स्टाफ, इन सब का जो सैलरी एंड एवरीथिंग होता है, दे आर इनडायरेक्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, दे आर इनडायरेक्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे ना कंफ्यूजन का स्कोप रह जाता, सर आप एक सब्जेक्ट में बोलते हो डायरेक्ट, एक सब्जेक्ट में बोलते हो इनडायरेक्ट। हाँ, यही तो फर्क है, यही तो समझना है और यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का क्लीनिंग स्टाफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट है, बट यहाँ पर ये जो है ये सब इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ इनडायरेक्ट बोलने की जगह ज़्यादा अच्छा टर्म क्या हम वापरते हैं, ओवरहेड्स। हम ज़्यादा सही टर्म उसके लिए क्या वापरेंगे, ओवरहेड। इनडायरेक्ट की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, मत वापरो, क्या बोलना उसको, ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए, प्राइम कॉस्ट में यदि आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेंगी। प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए तो आपको क्या मिल जाएंगी, फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बट अभी क्या, ओवरहेड्स जो है वो सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगते। फैक्ट्री में ही एक छोटा सा ऑफिस है, फैक्ट्री में ही हमने एक छोटा सा, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहता है ना, जो ध्यान रखता है, जहाँ पे सुपरवाइजर बैठता है, वो देखता है फैक्ट्री में काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वहाँ एक अकाउंटेंट बैठा रहता है। परचेज करना है ऑर्डर तो उसके लिए परचेज मैनेजर फैक्ट्री में ही बैठा रहता है, स्टोर मैनेजर फैक्ट्री में बैठा रहता है। वो जिस जगह में एडमिन ऑफिस है उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लगने वाला है। तो एडमिन ऑफिस का भी खर्चा लगता है टू प्रोड्यूस एनी गुड्स। एडमिन कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये एडमिन हमारे शोरूम का एडमिन नहीं बोल रहा हूँ, वो शोरूम का एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ये वाला एडमिन ऑफिस कौन सा बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट्री का एडमिन ऑफिस बोल रहा हूँ। तो ये जो फैक्ट्री का एडमिन ऑफिस है, ये जो फैक्ट्री का एडमिन ऑफिस है, इसमें लगने वाले खर्चे भी इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पे भी मटेरियल लग सकता है, स्टेशनरी लगेगी ना। क्या ये एडमिन ऑफिस में प्रिंट आउट करने के लिए स्टेशनरी लगेंगी, वो तो मटेरियल है। बट वो स्टेशनरी जो कागज पेन पत्रे लग रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे। एडमिन ऑफिस में भी मटेरियल लगता है, ऐसे कागज लगेंगे ना जिस पे हम प्रिंट आउट निकालेंगे, जिस पे हम प्रिंट आउट निकालेंगे कागज लगेंगे ना। कागज क्या है, मटेरियल है, बट ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल है मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है तो क्या मैं उसको ओवरहेड्स बोल सकता हूँ क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल है तो क्या मैं उसको ओवरहेड्स बोल सकता हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब दो। यस ऑफ कोर्स दे आर ओवरहेड्स, दे आर कॉल्ड एज एडमिन ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तीनों आ सकता है। यहाँ भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तीनों आ सकता है। ओवरहेड्स बोल दिया तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों आ गए। एडमिन ओवरहेड्स आपने जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडमिन ओवरहेड्स जोड़ लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर आपने सिर्फ माल बना दिया उतना काफ़ी नहीं है, बेचना भी ज़रूरी है। माल बना दिया सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, उसमें बेचना भी ज़रूरी है। बेचने के लिए क्या करेंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हो सकता है साथ साथ में हमारे पास में एक शोरूम रहे, शोरूम भी तो रहेगा ना। शोरूम का यहाँ का रेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सेल मैनेजर का सैलरी, सेल्स बॉय का सैलरी एंड एवरीथिंग, ये सब अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जो मार्केटिंग वार्केटिंग आप कर रहे हो, तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ये जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। और उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएंगी, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएंगी। दिस इज योर बेसिक कॉस्ट शीट। इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक कॉस्ट शीट। एक एडवांस कॉस्ट शीट भी है, जब हम कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होता है। यहाँ पे मैंने कहीं भी स्टॉक एडजस्ट नहीं किया ना, पिछले साल का माल बच गया, इस साल नया का माल बच गया, तो ये प्लस माइनस होना चाहिए, वो बचा हुआ है। जब हम कॉस्ट शीट में आएंगे तब देखेंगे। अक्रूवल प्रिंसिपल को कम इज्जत देते हैं हम, कुछ और कंसेप्ट को इज्जत देते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबको हम देखेंगे जब हम कॉस्ट शीट में आएंगे, क्योंकि हमको पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्रश करना है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बाहर करना है दिमाग से। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। बचपन से पढ़ते आते तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा घर बना लेता है हमारे दिमाग में, उसको मैनेज करते हुए हमको ये सब्जेक्ट लेते हुए चलना है। आई होप क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये मैंने क्विक, थोड़ा क्विक तो नहीं है बट डिटेल्ड रिकैप करवा दिया कि हमने डे 1 पे क्या पढ़ा था। अब यही कंसेप्ट को मैं आगे लेकर चलता हूँ। हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में अभी हमारा थर्ड कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लिखना नहीं जब तक मैं बोलूँ नहीं। मैं लिखने का समय दूंगा, मैंने कल भी आपको समय दिया था लिखने का, मैं आज भी लिखने का समय दूंगा। बट 2 मिनट अभी मैं जितना बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये एक बार में समझ में आ गया तो मजा आएगी, अदरवाइज सर खुजाते रह जाओगे। और ये कंसेप्ट रिपीटेशन है, आपने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अभी जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ ये आपने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आपको इसका आंसर्स पता होंगे। नहीं पता होंगे तो नहीं पता लिख देना, ताकि हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, ठीक है। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वेरिएबिलिटी और बिहेवियर कॉस्ट बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, हम या तो आप वेरिएबिलिटी बोल लो या बिहेवियर कॉस्ट बोल लो, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर कॉस्ट। वेरिएबिलिटी या बिहेवियर कॉस्ट। चला जा बच्चा, इसमें सबसे पहला, जो सबसे पहला कॉस्ट हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। एनीवन, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कोई मेरी मदद करेगा? वेरिएबल कॉस्ट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? कॉस्टिंग अपने इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ रखा है।
नहीं पता तो नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा लिख दो चैट में, ताकि हम समय ना बर्बाद करें और आगे बढ़ जाए। हाँ। नहीं। और कोई कुछ? एनीवन एल्स? चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट वेयर द टोटल कॉस्ट changes with the level of output। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है? द टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जब जब आपका कॉस्ट बदल जब जब आपका आउटपुट बदलेगा आपकी कॉस्ट बदल जाएंगी, जब जब आपका आउटपुट बदलेगा तब तब आपकी कॉस्ट बदल जाएंगी। सर नहीं समझा? ओके, लेट्स सी लेट्स सी। अरे ये गलत हो गया। ये ग्राफ है आपका, ठीक है। ग्राफ में हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट, नीचे क्या लिखेंगे हम? आउटपुट। ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। यहाँ हम नीचे लिखेंगे आउटपुट, यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है। आउटपुट मान ले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, क्लासेस की बात करता हूँ। स्टूडेंट या तो जीरो जीरो रह सकता है, 0, 100, 200, 300, ठीक है। मैंने जैसा बताया एक एक नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक नोट्स दे रहा हूँ, इसकी कॉस्ट ये इसकी कॉस्ट है 1000 रुपये। ये बंडल की कॉस्ट कितनी है? 1000, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपये। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। अगर मैं 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ तो ये नोट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जवाब दो। 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, बोल कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1000 1 लाख। 100 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बच्चा? 1 लाख। बोल यस और नो। तो ये 1 लाख का कॉस्ट हो गया मेरा। तो ये 1 लाख का कॉस्ट हो गया जब मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, है ना। ग्राफ समझता है? ये डिंग 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 हमने पॉइंट प्लॉट किया है, ये पॉइंट हमने प्लॉट किया है। क्लियर? अगर अब मैं 200 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 200 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 2 लाख। नोट्स की कॉस्ट 2 लाख। तो डोंट यू थिंक डिंग 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 डिंग, ये रहा। हाँ आना। अब अगर वही मैं 300 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 300 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 3 लाख। ये रहा। तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट है वो ओवर द पीरियड इंक्रीजिंग रहा कि नहीं रहा? जैसा जैसा मेरा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, बच्चा जवाब दे, जैसा जैसा मेरा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो क्या मेरा कॉस्ट भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो क्या मेरा कॉस्ट भी बढ़ा या नहीं बढ़ा? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। जैसा जैसा आउटपुट बढ़ेगा वैसा वैसा कॉस्ट बढ़ेगा, जैसा जैसा आउटपुट बढ़ेगा वैसा वैसा कॉस्ट बढ़ेगा। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। मैंने नोट्स का एग्जांपल लिया, मैंने क्या का एग्जांपल लिया? एक नोट्स का एग्जांपल लिया। क्लास लेते वक्त मैंने जो नोट्स आपको देने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अगला फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जांपल के तौर पे फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या लगता है? सोच के देख। वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होगा? फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होगा? सोच के देख। फिक्स कॉस्ट मतलब हाँ, विच डज नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट। एंड 2 बार बोल रहा है तू, तो विच डज नॉट चेंज बराबर है ना। द टोटल कॉस्ट, क्या बोलेंगे हम? द टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज with the level of output। द टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रीमाइसेस अगर रेंटेड है, ये प्रीमाइसेस का मैं 60,000 रुपये का रेंट देता हूँ। ये प्रीमाइसेस का मैं कितना रेंट दे रहा हूँ बच्चा? 60,000 रुपये। तो मेरे को एक चीज़ बता, अब मैं यहाँ से रह के 100 बच्चे पढ़ाऊँ, 200 बच्चे पढ़ाऊँ, 300 बच्चे पढ़ाऊँ, ये प्रीमाइसेस का रेंट बढ़ने वाला है क्या? तो सब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ से मैं 100 बच्चे पढ़ाऊँ, 200 बच्चे पढ़ाऊँ, 300 बच्चे पढ़ाऊँ, क्या ये रेंट बढ़ने वाला है क्या?
क्या ये प्रीमाइसेस का रेंट बढ़ने वाला है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। कमान हरी आप, जवाब तो दो। ये प्रीमाइसेस का रेंट नहीं बढ़ेगा। चलो ग्राफ में बनाकर देखते, ग्राफ में बनाकर देखते। ऐसे नहीं समझता सर, हमको ग्राफ में बनाकर दिखाओ। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया तेरा आउटपुट, ये हो गई तेरी कॉस्ट। जो एग्जाम्पल के तौर पे तूने 100 बच्चे पढ़ाने हैं, ये जीरो, ठीक है। 100 बच्चे पढ़ाएंगे, 200 बच्चे पढ़ाएंगे या 300 बच्चे पढ़ाएंगे, रेंट तो जो है, रेंट तो जो है, एक मिनट, रेंट तो 60,000 ही लगना है। चाहे मैं जीरो बच्चे भी पढ़ाऊँ रेंट तो 60,000 ही लगेगा। सोच के देख, मैं चाहे जीरो बच्चे भी पढ़ाऊँ रेंट तो 60,000 ही लगेगा। तो ये जो रहने वाला है, चाहे हम शून्य पढ़ाए, 100 पढ़ाए, 200 पढ़ाए, 300 पढ़ाए, ये रेंट तो लगने ही वाला है ना, ये रेंट तो लगने ही वाला है। मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया हमारा? फिक्स कॉस्ट, वेयर टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे हम? फिक्स्ड कॉस्ट। इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होना। इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक गलत एग्जांपल है बट ठीक है। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, हमारे इधर का जो स्टाफ है, स्टाफ का सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। ये सब हमारा क्या है? फिक्स्ड है। नेक्स्ट, अगला, थर्ड। ये पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, याद आया क्या? इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने ये दोनों कॉस्ट, याद आया क्या? हाँ या ना बोल। इकोनॉमिक्स में था कि नहीं था? था कि नहीं था? था ना इकोनॉमिक्स में सर। अगला है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? एनीवन, एनी गेसेस? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नहीं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसा? समझाता हूँ। इसमें ना फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट होते हैं। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल के दोनों एलिमेंट होते हैं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा जो मोबाइल बिल आता है, मेरा मोबाइल प्लान जो है, विथ चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस, नहीं, ओके, फर्क पड़ता है पर उतना नहीं, नहीं ऐसा नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऐसा बोलते हैं इसको। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं मेरे मोबाइल बिल की बात करता हूँ। मेरे मोबाइल बिल का प्लान है 299 का। कितना प्लान है? 299 पर मंथ। 299 का प्लान है। इसमें मेरे को क्या क्या मिलता है? 20 GB का डेटा मिलता है, ठीक है, 20 GB का डेटा मिलता है, 1000 मिनट्स मिलते हैं कॉलिंग के, और 100 SMS मिलते हैं। बराबर है? ये तीन चीज़ में हमारा काम हो जाता है मोबाइल में। तो ये मेरे को प्लान मिलता है, ये वाला मेरे को पैसा मिलता है। बट अगर इसमें मैं अगर 20 GB ख़त्म हो जाए, तो 20 GB ख़त्म हो जाए तो 10 पैसा पर MB लगता है मेरे को, ठीक है। 10 पैसा पर MB का चार्जेस मेरे को पे करना पड़ता है। कॉलिंग ख़त्म हो जाए, अगर मेरी कॉलिंग ख़त्म हो जाए तो 60 पैसा पर मिनट, और SMS 1 रुपया पर SMS मेरे को चार्जेस अलग से लग जाते, इसके बाद में अलग से लग जाते। मेरा बिल आया, जो एग्जांपल के तौर पे मेरा बिल आया 450 का। मेरा बिल कितने का आया? 450 का आया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो 450 की कॉस्ट है, ये जो 450 की कॉस्ट है, ये 450 की कॉस्ट में 299 तो फिक्स कॉस्ट थी ना। 450 का मेरा खर्चा, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा 450 का हुआ। 450 में 299 वॉज माई फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो लगती थी, चाहे फिर मैं ये डेटा यूज़ करूँ नहीं करूँ, मैं कॉलिंग करूँ नहीं करूँ, मैं SMS करूँ नहीं करूँ, ये तो लगनी चाहिए। 299 वॉज माई फिक्स कॉस्ट। उसके ऊपर कितना लग गया मेरे को? उसके ऊपर कितना लग गया मेरे को? 151। डोंट यू थिंक दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट? उसके ऊपर मेरे को लग गया 151। डोंट यू थिंक दैट्स माई वेरिएबल कॉस्ट? बोल हाँ या ना, यस और नो। ये दोनों मिला के जो कॉस्ट आई, दिस इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों मिला के जो कॉस्ट आई वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, एक मिनट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
यस, हम बात कर रहे थे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते, चलो एक एग्जांपल और ले लेते। आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है क्या? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कभी देखा है क्या, गौर किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता क्या है? जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मान लो 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसका ब्रेकअप देखना कभी भी, इसका ब्रेकअप देखना। इसके अंदर में एक मीटर चार्जेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, हर महीने के फिक्स्ड होते हैं। 600 रुपए के आसपास मीटर चार्जेस फिक्स्ड होते हैं कि आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो या ना करो, 600 रुपये तो लगेगा। वो डिपेंड करता है, 3 फेज का मीटर है तो 600 होंगे, सिंगल फेज है तो 150 होंगे, 2 फेज का होगा तो 350 या 450 के आसपास चार्जेस होंगे। तो ये मान लो 3 फेज मीटर है, 600 रुपये फिक्स्ड होते हैं। उसके अलावा ये जो 4,400 रुपये आया ना, ये आपके यूनिट्स कंजम्पशन पे आया। ये क्या पे आया? आपका यूनिट्स, आपने जितना कंज्यूम किया उस पे आया, यूनिट्स कंजम्पशन के हिसाब से वो आया हुआ खर्चा है। तो अगेन मेरे को एक चीज़ बताओ, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। डोंट यू थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक सवाल पूछा गया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द डेफिनेशन। इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ है ना? ठीक है। एक 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 एग्जांपल, हम हमारी क्लासेस का ही एग्जांपल ले रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम हमारे क्लासेस का ही एग्जांपल ले रहे थे, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट रहते हैं तो मेरे को 1,00,000 रुपये कॉस्ट लगती है। 100 स्टूडेंट रहते तो 1,00,000 रुपये की कॉस्ट लगेंगी। तो मेरे 200 स्टूडेंट रहेगी तो मेरी कॉस्ट कितनी, ये पता कर सकते हो क्या आप? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप निकालने बोल रहा हूँ मैं। 100 स्टूडेंट है तो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट लग गई। 200 स्टूडेंट है तो कॉस्ट कितनी लगेंगी? 200 स्टूडेंट है तो कॉस्ट कितनी लगेंगी, ये बता सकते हो क्या आप, ये देख के? किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? सर सिंपल तो है, 2,00,000 रुपए तो होंगी, ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? 2,00,000 रुपए बोल दो एक बार चैट में, चुपचाप प्राइवेट में मी लिख देना, सर मेरे हिसाब से तो 2,00,000 लग रहा था मेरे को, ऐसा अगर किसी को लगता है तो प्राइवेट चैट में मी लिख देना। मैं जानना चाहता हूँ कोई है क्या हमारे बीच में ऐसा सोच रखने वाला? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 100 पे 1,00,000 बोला और 200 पे 2,00,000 बोला तो ये सेमी वेरिएबल हो गई कि वेरिएबल हो गई? क्या क्या लगता है ये कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल हो गई कि वेरिएबल हो गई? ये वेरिएबल हो गई ना, दिस इज नॉट सेमी वेरिएबल। सर अगर हमको, आप ये चाहते हो हम ये बताए, अगर आप ये चाहते हो कि हम ये बताएं कि इसमें से कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल, तो आपको इसका ब्रेकअप देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? इसका ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब क्या? चल रही मैंने दे दिया, फिक्स कॉस्ट है 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 40,000। अब आप निकाल सकते हो कि 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी। अब तो भी आप निकाल सकते हो 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी। 2,00,000 गलत है, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द ब्रेकअप की फिक्स कॉस्ट कितनी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं दिया तो उसका अगले प्रपोर्शन का कॉस्ट निकालोगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट आता है। जैसा 100 यूनिट का, अगर आप 100 यूनिट पे 1,00,000 बोलते हो और 200 यूनिट पे अगर आप 2,00,000 बोल देते हो, तो आपको नहीं लगता वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ गया? फिर 300 यूनिट का 3,00,000 हो जाएगा, 300 यूनिट का 3,00,000 हो गया। अरे तो पर यूनिट तो सेम रह गया ना, पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देख, ये पर यूनिट कितना हो गया तेरा? 1,000, 1,000, 1,000। तो ये तो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, सेमी वेरिएबल नहीं है। सेमी वेरिएबल विच डज नॉट चेंज, विच डज नॉट चेंज, तो ये कॉस्ट नहीं है, ये सेमी वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? एक मिनट, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन दूर करने के पहले, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाए उसके पहले मैं एक चीज़ और बात कर लेता हूँ। 2 मिनट इधर आ जाओ, ठीक है? 2 मिनट इधर आ जाओ, एक कन्फ्यूजन दिमाग में है, उसके पहले ही हम बात कर लेते हैं। ये हमने 2 ग्राफ बनाए थे, ठीक है? ये 2 ग्राफ याद है क्या आपको? इसका मैं ऊपर की ग्राफ का टेबल नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर के ग्राफ का टेबल मैं नीचे लिख रहा हूँ। 100 बच्चों पे मेरी कॉस्ट थी 1,00,000, ठीक है? 100 बच्चों पे कॉस्ट थी मेरी 1,00,000। 200 बच्चों पे कॉस्ट कितनी थी? ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं, स्टूडेंट्स यानी आउटपुट। जब मेरा आउटपुट जो था वो 100 का था तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट मेरी कितने की थी? 1,00,000 की थी। जब मेरा आउटपुट 200 का था तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? 2,00,000 थी। जब मेरा आउटपुट 300 का था तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? 3,00,000 थी। ये समझ में आया?
मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट कितनी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी, पर यूनिट मतलब पर आउटपुट कॉस्ट कितनी। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते, बचपन में पढ़ा था क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बचपन यानी मैं चौथी पांचवी की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करूंगा तो पर यूनिट आ जाएगा ना। पर यूनिट कॉस्ट, ये समझाया तो थम्स अप दे, ये समझाया तो थम्स अप दे, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट वैसे निकालेंगे, ये कितनी हो जाएंगी 1000, ये भी 1000 और ये भी 1000। बॉडी में क्या आया तो थम्स अप दे देना यहाँ तक, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट होगी 1000 1000 1000 1000, ठीक है। बट सर ये गलत है, सर ये तो गलत है। सर आपने पढ़ाया, आपने ही थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बराबर है। मैं नहीं पढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सर ये तो बदल नहीं रही, चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट, बट ये तो बदल नहीं रही, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड हो गई। एक मिनट, मैंने पढ़ाते वक्त देखो क्या पढ़ाया था, वेरिएबल कॉस्ट यानी कौन सी वाली वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कौन सी वाली वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जवाब दे। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर तेरे को कंफ्यूजन है ना तो यहाँ लिख ले व्यवस्थित तरीके से, इसको शिफ्ट कर, यहाँ क्या लिखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए देख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेयर एज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम, वेयर एज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम। यस और नो में जवाब दे, क्या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम है, समझा है तो थम्स अप दे। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम। निहार पीयूष बेटा समझा है क्या, निहार पीयूष, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका सेकेंड पॉइंट ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम विथ द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। बगल में आ जाओ, बगल में आ जाओ यहां से। अब इसका देखते, इसको थोड़ा सा एम्फोसिस कर, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। यहां पे अगेन मेरे को बताओ, आउटपुट, आउटपुट कॉस्ट और पर यूनिट, ये तीन चीजें निकालेंगे। आउटपुट जब मेरा 100 था मेरी कॉस्ट थी 60,000, आउटपुट जब मेरा 200 था मेरी कॉस्ट थी 60,000, आउटपुट जब मेरा 300 था मेरी कॉस्ट थी 60,000। अब मेरे को बता बच्चा पर यूनिट कॉस्ट कितनी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी, चल कैलकुलेट कर। यहाँ कितनी हो गई पर यूनिट कॉस्ट, 600, पर यूनिट कॉस्ट हो गई 600, 600 डिवाइडेड बाय 200, 600 डिवाइडेड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 200 कर बच्चा, 60,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। ये हो गया 300 और ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है 200, तो मैंने लिख दिया 200, ठीक है। 600 300 200। अब मेरे को एक चीज बता सर, सर आपने पढ़ाया था कि फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, ये तो हमारे साथ घोर अन्याय है। फिक्स कॉस्ट तो चेंज हो गई। एक मिनट, मैंने कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट बोला था, मैंने कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट बोला था, जवाब दे। मैंने कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट बोला था, टोटल फिक्स कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज। अगर तू ध्यान देगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट माइट चेंज, और लॉजिकल है ना, सोच के देख, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होंगी जैसा जैसा तेरा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होंगी। क्यों, धंधे वाला दिमाग लगा, लगा मारवाड़ी बुद्धि लगा के देख, जैसा जैसा तेरा आउटपुट बढ़ेगा, जैसा जैसा तेरा आउटपुट बढ़ेगा तेरी रिकवरी ज्यादा लोगों से होंगी ना, तो जैसे जैसे तेरा आउटपुट बढ़ेगा तेरी रिकवरी ज्यादा लोगों से होने लगेंगी, तो तेरे को नहीं लगता पर यूनिट कॉस्ट कम होगा क्योंकि खर्चा बढ़ते जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा क्योंकि खर्चा बढ़ते जाएगा। समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे। जैसा जैसा तेरा आउटपुट बढ़ेगा तेरी रिकवरी फास्ट होंगी, तेरी ज्यादा लोगों से पैसे रिकवर होंगे, तो पर यूनिट खर्चा कम होते जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना वॉल्यूम का धंधा,
ज़्यादा बेचा तो सस्ता पड़ता, माल ज़्यादा बेचा तो सस्ता पड़ता, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती, फिक्स कॉस्ट कम पड़ती हमको। आपने माल ज़्यादा बेचा तो आपको फिक्स कॉस्ट कम पड़ती है, आपने माल ज़्यादा बेचा तो आपको फिक्स कॉस्ट कम पड़ती है। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे बेटा, समझा है तो थम्स अप दे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से, यस और नो? आगे बढ़ू यहाँ से, ठीक है? तो अब इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट ऐसा लिखूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट अगर हम ऐसा बना दे, सेकंड स्टेटमेंट यदि हम ऐसा बनाकर लिख दे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस विथ द लेवल ऑफ आउटपुट, चलेगा? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब मैं आपसे थोड़ा सा लॉजिकली प्रेजेंटेशन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है कि वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है? क्या लगता है, वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है कि पर यूनिट रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है? क्या लगता है ज़्यादा सही क्या रहेगा? टोटल में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है कि पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है? वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट को क्या रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही है? अगर आपको किसी को बताना है मेरी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो मेरे को टोटल में बताना ज़्यादा सही है कि पर यूनिट बताना ज़्यादा सही है? आपको नहीं लगता अगर आप टोटल में बताओगे तो आपको साथ साथ में नंबर ऑफ यूनिट्स भी बताने पड़ेंगे कि 3 लाख लगती है जब 300 यूनिट्स है, या 2 लाख लगती है जब 200 यूनिट्स है, 1 लाख लगती है जब 100 यूनिट है, तो तेरे को 2 यूनिट बताने पड़ेंगे। अगर तू टोटल में बताता है तो तेरे को 2 यूनिट बताने पड़ेंगे। बट अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट, बट यदि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 1000 पर यूनिट है, मैंने अगर ऐसा बोल दिया मेरी वेरिएबल कॉस्ट 1000 पर यूनिट है, तो मेरे को क्या नंबर ऑफ यूनिट बताने की जरूरत है क्या फिर? 1000 पर यूनिट, फिर चाहे मैं 100 यूनिट बनाऊँ। अब तू कैलकुलेट कर, 100 यूनिट, 100 इंटू 1000 1 लाख, 200 यूनिट 200 इंटू 1000 2 लाख, तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो वेरिएबल कॉस्ट, मैं वापस पूछ रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है? टोटल और पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा? टोटल और पर यूनिट। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होता है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होता है पर यूनिट। बट इंस्टीट्यूट क्या करेंगी, एग्जाम में देंगी टोटल। समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो वो देती है टोटल, तो हमको लेना पड़ता है टोटल को पर यूनिट में लाना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट का। क्लियर है? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से। फिक्स कॉस्ट, मेरे बताओ फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा? टोटल और पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा? टोटल और पर यूनिट। जवाब दे, फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा? टोटल और पर यूनिट। डोंट यू थिंक फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका रहेगा टोटल? फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका रहेगा टोटल। भाई मेरी फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये, अब फिर कितने भी यूनिट्स बना, फिक्स कॉस्ट कितनी लगने वाली है? 60,000 रुपये। बॉडी में गया, समझा है? आया मजा? आया मजा? आगे बढ़ू यहाँ से, अब आगे बढ़ू यहाँ से, बिकॉज यूनिट डजेंट मैटर। गुड पीयूष, आई होप बॉडी में घुस गया आपके। चलो आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, अब मैं ये डिस्कशन में आगे लेके चलता हूँ। अब हम जो बात कर रहे थे वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कर रहे थे, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेमी, हमने 2 एग्जांपल भी देखे, हमने टेलीफोन का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। अब हम हमारी क्लास में बात कर रहे थे, क्लास के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको पूछा है, मैंने आपको पूछा है कि क्लास 100 बच्चे पढ़ाओ तो 1 लाख रुपए का खर्चा लगता है, 200 बच्चे पढ़ाओ तो 2 लाख रुपए का खर्चा लगता है। ऐसा आप कई बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। फिर इसका मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके बताया था आपको कि भाई अगर हम 100 बच्चों पे 1 लाख लगाएंगे, 200 बच्चों पे 2 लाख लगाएंगे, 300 बच्चों पे 3 लाख लगाएंगे, तो क्या ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई कि वेरिएबल कॉस्ट हो गई? सुचित तू थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुचित जवाब दे, क्या लगता है ये जो अगर मैं 1 लाख का 2 लाख कर दूँ तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई कि वेरिएबल कॉस्ट हो गई? क्यों वेरिएबल कॉस्ट हो गई? बिकॉज पर यूनिट इज सेम, पर यूनिट इज सेम, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। आई होप क्लियर है? मैं यहाँ पे 2 लाख नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे 2 लाख नहीं कर सकता। बॉडी में गया ये?
बॉडी में गया है तो थम्स अप कर दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप कर दो इसको। अगर मैं उसको 2 लाख कर दूं तो वो वेरिएबल कॉस्ट जैसा ट्रीट कर रहा हूं, जबकि इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जबकि इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सर क्या करे, अगर हमको इसको सेमी वेरिएबल ट्रीट करना है तो मुझको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है 40,000। अब हम चाहे तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो 200 यूनिट्स की है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सिंपल है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ना। तो अगर मेरे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा जवाब दे। मेरे को अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मेरे को क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोला हाँ या ना। क्या मेरे को इसको फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ऐसा ही करना पड़ेगा सर। हाँ सर आप सही हो, बिल्कुल सही हो, यस ऐसा ही करना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यदि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते ऐसा। अगर हम करना चाहते हैं तो कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी है तेरी 60,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है तेरी 60,000, फिक्स कॉस्ट टोटल में रिप्रेजेंट करना सही है, फिक्स कॉस्ट टोटल में रिप्रेजेंट करना सही है, बट वेरिएबल कॉस्ट टोटल में रिप्रेजेंट करना सही है कि खतरनाक है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में रिप्रेजेंट करना सही है कि खतरनाक है, जवाब दे। खतरनाक है ना। तो अगर ये 40,000 यूनिट्स 100 की है तो मैं एक की निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 100, ये एक यूनिट की कॉस्ट हो जाएंगी क्या, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 ये एक यूनिट की कॉस्ट हो जाएंगी, हाँ या ना। मल्टीप्लाइड बाय 200 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 200 यूनिट, तो क्या इससे मेरे को टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी क्या, क्या इससे मेरे को टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी क्या, जवाब दे हाँ या ना। में करके देख कितना होता है, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 कर कितना आता है, 80,000 प्लस 60,000, 80,000 प्लस 60,000, योर आंसर गोना बी 1,40,000, 1,40,000। समझ में आया। 300 यूनिट की एक बार मेरी मदद के बगैर निकाल के दिखाओ, 300 यूनिट मेरे मदद के बगैर निकाल के दिखाओ, सेम फ्रैक्शन में 60,000 और 40,000 में कितना होगा। बहुत बढ़िया पीयूष, एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन खेले आप, बहुत बढ़िया सुचित, बहुत बेहतरीन खेले आप भी, बहुत बढ़िया अल्फिया, बेटा निहार तू ही बच गया है। कैसे करोगे, 60,000, 60,000, निहार मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ निहार तेरा। बहुत बढ़िया निहार, बहुत बढ़िया, सभी ने जवाब दे दिया। कैसा करोगे आप, सिंपल है कैलकुलेशन, लैपटॉप थोड़ा ओवर हीट हो गया है आजकल, ओवर हीटिंग की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा ही दे रही है ये। कैसा करोगे आप, 60,000 प्लस 40,000, अगेन 40,000 डिवाइडेड बाय 100 पर यूनिट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 300, मल्टीप्लाइड बाय 300 कर तो कितना होता है ये 60,000, ये आंसर आता है आपका 1,80,000। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, 1,80,000, आंसर विल बी 1,20,000। क्लियर है। सेम दो 400 यूनिट की, फटाफट 400 यूनिट की निकालो, 400 यूनिट की कितनी कॉस्ट हो जाएंगी, 400 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 400 यूनिट की कॉस्ट 2,20,000 हो रही है, बोल रहे बच्चे लोग, बोल रहे 2,20,000। कैसे किया सर ये, 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, है ना, पक्का श्योर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको मैं ग्राफ बनाऊं क्या, इसका मैं ग्राफ बनाऊं क्या, इसका एक बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाए, जैसा हमने बाकियों के ग्राफ बनाए, हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जा, ध्यान दे, जैसा यहाँ आउटपुट हो गया, यहाँ कॉस्ट हो गई, कैसा कैसा ले रहे थे हम, 100
200, 300, ठीक है, 100, 200 और 300। जैसा हमने देखा कि 60,000 की कॉस्ट तो फिक्स्ड है, 60,000 की कॉस्ट तो फिक्स्ड है, बट हमारी 100 यूनिट की जो कॉस्ट थी, 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी गई थी, 1 लाख, ठीक है, 100 यूनिट की कॉस्ट गई थी 1 लाख, इसकी गई थी कुछ 1,40,000, और 1,80,000, 300 यूनिट्स की कितनी गई, 1,80,000। तो अगर आप देखोगे तो 100 यूनिट की कॉस्ट इतनी जा रही है, 200 यूनिट की कॉस्ट इतनी जा रही है, 300 यूनिट की कॉस्ट 1,80,000 जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से देख, ऐसा नहीं लगता क्या तेरे को, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखना, वेरिएबल कॉस्ट जो रहेंगी वो 60,000 यूनिट से शुरू होंगी। वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरे जीरो स्टूडेंट्स रहे तो भी 60,000 रुपये तो लगने ही वाली है ना, जीरो स्टूडेंट्स रहे तो भी 60,000 तो लगने ही वाली है, बोल हाँ या ना। देखा जाए तो दिस इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40,000 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 80,000, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1,20,000। तेरे को नहीं लगता ये जो डिफरेंस है ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरा जो डिफरेंस है वो वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ या ना। वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, बट ये मेरा तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो और सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 60,000। सेमी वेरिएबल जीरो से शुरू नहीं होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, 60,000 से, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है। तो आई होप समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसा लाइन अगर आप देखोगे, सेमी वेरिएबल का ग्राफिकल लाइन देखोगे तो वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही लगेगा आपको, बढ़ता हुआ, बट फर्क इतना है कि वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू हुआ है, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट से शुरू हुआ है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किस यूनिट से शुरू हुआ है, 60,000 से। आई होप क्लियर है। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो फटाफट, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। अब ये तो हमने टोटल की बात की, ये तो हमने क्या की बात की, टोटल। अब जरा पर यूनिट को खंगाले, अब जरा पर यूनिट को खंगाल के देखे क्या, यहीं बगल में पर यूनिट निकालू क्या, मैं यहाँ निकालता हूँ पर यूनिट कॉस्ट, निकाल तो कितनी होती है पर यूनिट कॉस्ट, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100 कर, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 1,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 कर, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 कर तो कितना होता है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 इज 2,400, ऐसा 200, ओके सॉरी, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 200 करना है आपको, ये आता है 700 आता है, सॉरी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 200 700 आएगा, मैं गलत बोल रहा था कुछ तो भी, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 200 700 आएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 300 ये आता है 600, और 2,20,000 डिवाइडेड बाय 400 ये कितना आता है 550। तो अगर मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ना टोटल कॉस्ट सेम रहता, मतलब टोटल कॉस्ट भी चेंज होता, टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ या ना, टोटल कॉस्ट changes with the level of output as well as per unit cost also changes with the level of output। टोटल कॉस्ट भी चेंज होता है, टोटल कॉस्ट भी चेंज होता है, और पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट भी चेंज होता है और पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज होता है। ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये जो स्टेटमेंट कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, जवाब दो। Total cost changes with the level of output as well as per unit cost also changes with the level of output। क्या वापस वापस सर, वापस सर, वापस सर, सर सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ या ना, टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आराम से ब्रेक कर, टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ सर हाँ, टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या per unit cost also changes with the level of output,
क्या पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यस और नो? यस, तो यही तो मैंने बोला, एट सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जिनको सही लगता है एक बार थम्स अप दे दो, जिनको सही लगता है एक बार थम्स अप दे दो। टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितने लोगों को ये स्टेटमेंट सही लगता है तो एक बार थम्स अप दे दो। निहार, पीयूष, यस, क्लियर है सभी को? यस सर, बट इनवर्स रिलेशन है। बट सर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स मतलब कॉस्ट बढ़ेगा। लॉजिकल है ना, तेरा कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा, तो पर यूनिट एब्जॉर्ब्ड होगा ना, फिक्स कॉस्ट का प्रिंसिपल। फिक्स कॉस्ट में भी क्या होता था, तेरा आउटपुट बढ़ता था तो पर यूनिट कॉस्ट चेंज होता था ना, क्योंकि वो ज़्यादा यूनिट्स पे एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा यूनिट रिकवर करने को मिलते हैं हमको, ज़्यादा लोगों से उतने ही पैसे रिकवर करने हैं, तो कॉस्ट कम होती है ना, इनवर्स रिलेशन ही रहेगा वो। ठीक है, लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट, इसका भी स्टेटमेंट लिख दूँ? ठीक है, इसका टेबल आप चाहो तो ये वाला टेबल आप उठा सकते हो, ये वाला टेबल जो है, ठीक है, ये वाला टेबल आपने यहाँ चेप दिया और नीचे में स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम, यहाँ हम एक मिनट सॉरी, इसके अंदर में 60,000 तेरा फिक्स कॉस्ट था और 40,000 तेरा वेरिएबल कॉस्ट था। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बना बेटा? स्टेटमेंट बोल दो मेरे लिए, स्टेटमेंट क्या बना? टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। लिखने का मौका दूंगा, ये सब लिखने का मौका दूंगा, इसलिए मैं सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में लिखने का मौका मिले। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये तीनों कंसेप्ट अभी हमारे बॉडी के अंदर एकदम मस्त बैठ गए, तीनों कंसेप्ट हमारे बॉडी के अंदर एकदम मस्त से बैठ गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं इन तीनों कंसेप्ट में? कोई भी छोटा मोटा नाटा खाटा कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हमने तीन कंसेप्ट पढ़े, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेयर द टोटल, बेटा पूरा खेल है, पूरा हमको ये बहुत बार यूज़ करना है, वेरिएबिलिटी पूरे चैप्टर में, हर चैप्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी रहती है, हमको यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो हमने क्या देखा, चला जा मेरे लिए फटाफट मेरे साथ एक बार रिपीट कर दे, कंक्लूड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने वेरिएबल कॉस्ट में पढ़ा द टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बट एक चीज़ समझो सर, सर ये सब सही है, total variable cost does not change with the level of output, but per unit variable cost change remains same. Per unit cost, total variable cost changes with the level of output, but per unit variable cost remains same. Per unit variable cost same रहता है। फिक्स कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि रिकवरी ज्यादा यूनिट से होती है तो कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाता है। Semi variable cost was the combination of fixed and variable cost. Semi variable cost was the combination of fixed and variable cost. अब इसका रूल तो अलग ही है सर, टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट एंड पर। तो ये रिप्रेजेंट, ये समझने का तरीका होता है कि अगर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रही है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों चेंज हो रही है तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो क्या होती है आपकी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। थम्स अप दे दो, आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से। क्लियर है? आपको नहीं लगता क्लास सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू क्लासिफाई वेदर दैट हाउ मच कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड हाउ मच कॉस्ट इज वेरिएबल। जब भी हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि उसमें से फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है। डोंट यू थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट? हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो?
सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका सेग्रीगेशन। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका सेग्रीगेशन। तो हम एक थोड़ा पैरेलल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पैरेलल टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ हम एक पैरेलल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये एक पैरेलल टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है अभी, ठीक है। सुन सुन सुन, मैं थोड़ा सा तेरे को समझा देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी आर ट्राई टू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम कौन से टॉपिक में है बच्चा? इस वक्त हम जो टॉपिक में है वो टॉपिक कौन सा है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने नेचर एंड फंक्शंस पढ़ा, वेरिएबिलिटी पढ़ा। अब जो वेरिएबिलिटी है इसके अंदर में हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, एक मिनट, ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में आपको दूंगा, डोंट वरी। वेरिएबिलिटी में हमने ये पढ़ा फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वो ग्राफ वाफ भी यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज द मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? कितनी मेथड दी हुई है? कितनी मेथड दी हुई है तेरे को? 5 मेथड दी हुई है। ये 5 मेथड अभी हमको यहाँ पे पढ़नी है, ये 5 मेथड अभी हमको यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर है? क्योंकि ये सेग्रीगेशन आना चाहिए हमको। अगर ये सेग्रीगेशन नहीं आता और इंस्टीट्यूट ने आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दी और बोला कैलकुलेट करो या प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो पहला स्टेप सेग्रीगेशन ही रहता है हमारा। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है उसके अंदर में? सेग्रीगेशन। टॉपिक में कहाँ ये समझ में आया क्या? टॉपिक में हम कहाँ ये समझ में आया क्या? क्लासिफिकेशन से हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन में तो जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ ही रहे, क्लासिफिकेशन से हम थोड़ा अलग हो रहे हैं। फिर ये कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, और इस पे हम बाद में आएंगे। कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी टाइप्स में हम बाद में आएंगे। क्लियर है क्या? टॉपिक में हम इस वक्त कहाँ हैं? टॉपिक में हम इस वक्त कहाँ हैं? हम इसी में हैं, बिहेवियरल कॉस्ट में ही है। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। पैरेलल टॉपिक हमने शुरू कर दिया है। चलो आजा, ध्यान दे। सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं हम। सेग्रीगेशन में क्या है? पहला कॉस्ट, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। बच्चा ध्यान दे, मैं चाहेंगा सभी का ध्यान मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए। मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसकी मदद से हम समझेंगे इसको। सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ देखने वाले हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड। चला जा, ध्यान दे। प्रॉब्लम दिख रहा है सभी को? क्या दिया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ, मेरी अच्छे बच्चों की तरह मदद करना, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल मेथड आपको यूनिट्स दिए हुए, टोटल कॉस्ट दी हुई है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? यूनिट्स दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो ग्राफिकल मेथड पे आ जाओ। ये रही ग्राफिकल मेथड, नहीं ये नहीं, ये रहा ग्राफिकल मेथड का थ्योरी है। ध्यान दे, बातें किए बगैर ध्यान देना, हम इससे बनाने की कोशिश करेंगे। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग, ये नोट्स रहेंगे आपके पास बाद में। अभी अभी सिर्फ सुनते जा, अभी सिर्फ तेरा ध्यान है अच्छे बच्चे की तरह सुनना। A large number of observation regarding the total cost and different level of output are plotted on a graph। ग्राफ बनाना है हमको। क्या बनाना है हमारे को? ग्राफ। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आउटपुट दिए हुए, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारे पास में है, यहाँ पर से हम ये लो ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, देख क्या बोला उसने? लार्ज नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट एंड लेवल ऑफ आउटपुट। तो लार्ज नंबर ऑफ, ये टोटल कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट हो गया, ये वाला तेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट ये 0। थोड़ा डिस्टेंस सेम रखने की कोशिश करना ताकि व्यवस्थित बन सके।
ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सेग्रीगेशन कर रहे हैं। देखा जाए तो ये 1,60,000, 1,40,000, 1,80,000, 2,20,000, 2,60,000, थोड़ी देर पहले हमने इसी को हैंडल किया था। आपको याद है ना, इसमें फिक्स कॉस्ट 60,000 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था क्या आपने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कितना था वो? 40,000 डिवाइडेड बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 था कि नहीं था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 था ना। ये आंसर आपको पता है ना, थोड़ी देर पहले यही ग्राफ को तो हैंडल कर रहे थे आप। यस और नो, हाँ या ना? थोड़ी देर पहले इसी को हैंडल कर रहे थे ना हम। अब ग्राफ में से देखते हैं कि हमको फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये पता चलता है क्या? फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये ग्राफ से पता चलता है क्या? हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया तेरा 1,00,000, ये हो गया तेरा 2,00,000 और ये हो गया तेरा 3,00,000, ठीक है। मैंने ग्राफ में प्लॉट कर लिए अमाउंट। अब ज़रा ध्यान देना, इसने क्या बोला है, इसके हिसाब से कॉस्ट बुक करते जा। तो 100 यूनिट की कॉस्ट हो गई तेरी 1,00,000, है ना। 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई तेरी? 1,00,000, बराबर है, बैठ गया। 200 यूनिट की कॉस्ट 1,40,000। डोंट यू थिंक वो 1,40,000 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा? यानी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा 1,40,000, नहीं, हाँ 1,40,000, ये ऐसा और ये ऐसा, ये यहाँ आएगा 1,40,000। सहमत हो मेरे साथ तो थम्स अप दे दो। सहमत हो? एक एग्जैक्ट ग्राफ लाइन होनी चाहिए, अब है नहीं हमारे पास, हम इसलिए इससे काम चला रहे हैं। 300 यूनिट 1,80,000 समवेयर अराउंड वो यहाँ आएगा 1,80,000। ये 1,40,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया, ठीक है। 2,20,000 वो समवेयर अराउंड ये यहाँ आएगा 2,20,000। 500 यूनिट, 500 यूनिट का 2,60,000, 500 यूनिट का 2,60,000, वो कुछ तो भी इधर को आना चाहिए, ये इतना आएगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तक जमता, यहाँ तक जमता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े यहाँ से, ये हमने प्लॉट कर दिया। देखिए ये यही लिखा हुआ है उसने, आउटपुट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, आउटपुट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सेस एंड cost is plotted on y axis, then judging the line the best fit which passes through all the most point is drawn। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट प्लॉट किया इसमें से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। हमने कोशिश करना है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स को टच कर सके। ये ऐसा मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, नॉट ऑल बट एटलीस्ट मैक्सिमम आउटपुट्स को वो टच कर सके। और वो मैक्सिमम आउटपुट को टच करते हुए जो ये यहाँ पे वो हिट करेगा, डोंट यू थिंक ये जहाँ अभी हिट कर रहा है, ये जहाँ पर भी ये हिट कर रहा है, दैट इज 60,000, दैट इज 60,000। तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो 60,000 पे इसने हिट किया, यहाँ जो 60,000 पे उसने हिट किया, क्या हो गया रे भाई तेरे को? नीचे से 4 आ रही है। ये जो 60,000 पे हिट किया, ये फिक्स कॉस्ट होगी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, क्या वो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? 1,00,000 और 60,000, ये हो गया 40,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया 80,000, ये हो गया 1,80,000, सॉरी, हाँ 1,80,000 और 60,000, 1,20,000, 2,20,000 और 60,000, 1,60,000, और आखिरी वाला कितना था? 2,60,000, 2,60,000 और ये हो गया तेरा 2,00,000। डोंट यू थिंक ये सब तेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया? तो क्या ग्राफिकल मेथड से मैं टोटल कॉस्ट को अलोकेट कर सकता हूँ क्या, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? ग्राफिकल मेथड से क्या मैं टोटल कॉस्ट को अलोकेट करता हूँ क्या, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? समझाए तो थम्स अप दो। ग्राफिकल मेथड, बट ग्राफिकल मेथड में चांसेस ऑफ एरर है ना, जरा सी भी उंगली इधर उधर हो गई, जरा सी भी उंगली इधर उधर हो गई, ग्राफ में गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़, ग्राफ बनाने में गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़, यस और नो? सीखने पढ़ने के लिए सही है, एग्जाम में ये यूज नहीं करना अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन। एग्जाम में क्या यूज करना मैं बताऊंगा बाद में।
एग्जाम में क्या यूज़ करना मैं बताऊंगा बाद में। ये बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, ये बॉडी में गया है तो थम्स अप दे। क्लियर है यहाँ तक? ग्राफिकल मेथड क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ूँ यहाँ से, आगे बढ़ूँ यहाँ से। ठीक है, एक काम कर, एक काम कर, तूने कल कल कहाँ तक लिख लिया था? तूने कल कहाँ तक लिख लिया था? यहाँ तक लिख लिया था ना? फंक्शन कॉस्ट तक लिख लिया था कल तूने, फंक्शन कॉस्ट तक लिख लिया था, हाँ या ना? बिजली की आवाज़ आई क्या आपको भी? बिजली की आवाज़ आई क्या आपको? पूछ रहा हूँ मैं, बहुत जोर से बिजली कड़की है अभी, नहीं आई ना? फंक्शन कॉस्ट तक लिख लिया ना आपने? फंक्शन कॉस्ट तक लिख लिया था कल। ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको फटाफट लिख लो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फटाफट लिख लो, ये जो जितना भी हमारा वेरिएबिलिटी है। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस, कुछ इंटरनेट इशू आया था, ज़ोर से यहाँ बिजली खड़की और कनेक्शन चला गया था, मैंने वापस जोड़ा है उसको। ठीक है, फंक्शन कॉस्ट तक हमने कल लिख लिया था, इसको लिख लो फटाफट। क्या बेटा? अच्छा, उस हिसाब से पेजेस छोड़ देगा तू, ठीक है। कल हमने इतना लिखा था, ये जो कॉस्ट यूनिट्स हमने देखा था वो यू। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कल प्रेजेंट नहीं थे स्क्रीनशॉट, थे भी तो स्क्रीनशॉट ले लो अब आप लोग। कम ऑन, टेक स्क्रीनशॉट। आराम से क्लास के बाद इसको लिख लेना ताकि एक रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का। ये सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सेकंड पार्ट का भी। थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला कॉस्ट हमने देखा था नेचर एंड एलिमेंट। टाइप ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला कॉस्ट हमने देखा था नेचर एंड एलिमेंट, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, फंक्शन कॉस्ट हमने देखा, ये सब हम कल देख चुके थे, फंक्शन कॉस्ट तक हम कल कवर कर चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। वेरिएबिलिटी आज हमने पढ़ा, वेरिएबिलिटी दो पार्ट में एक्चुअली, एक पार्ट में पहले इतना ले लो, फिर उसका जो कंक्लूजन है वो सेकंड पार्ट में हमने लिया था, पहले इतना तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन वेरिएबिलिटी। उसके बाद में उसका जो कंक्लूजन है सेकंड में कि पर यूनिट के साथ में क्या होता है, उसका भी हमने नीचे ही उसी के नीचे ग्राफ टेबल बनाकर लिख लिया। डन यहाँ तक। और अभी हम थोड़ा एक पैरेलल टॉपिक में गए जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा ग्राफिकल मेथड। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा ग्राफिकल मेथड, मैंने क्वेश्चन भी यहीं पेस्ट कर दिया है, क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन है, ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम में किस्मत अच्छी रही तो 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इतनी अच्छी किस्मत रहेंगी इसके चांसेस कम है। ठीक है, थोड़े और बहुत क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट को पूछने के लिए। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना आप। चले, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अगले क्वेश्चन, हम जो पढ़ रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पहला मेथड अभी पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वी आर डन विद ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा हाई लो मेथड, ये बढ़िया मेथड है, बढ़िया मेथड है। ठीक है,
बाद में मैं आपको इस मेथड को एक मेथड से और कनेक्ट करके भी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दो। अगला मेथड कौन सा है? हाई लो मेथड। अंडर दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एट हाईएस्ट लोअर एंड डिवाइडेड विद द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स वैल्यूम एट लोएस्ट लेवल द कोट ऑफ दस विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला बनता है। 2 मिनट। अगला जो मेथड है हमारा, ये पहला मेथड हो गया, मेथड नंबर 1 ग्राफिकल मेथड। मेथड नंबर 2 हाई लो, बढ़िया 1 नंबर मेथड है। हाई लो कई बार हो जाते लोग पीने के बाद ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दो, हाई लो मेथड के अंदर का एक फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है, उसका लॉजिक समझेंगे। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या बोला उसने फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो। तो ये लिख रहा हूँ मैं, टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो। टीसी इज टोटल कॉस्ट एंड एच इज हाई, एल इज लो, डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू एट हाई माइनस सेल वैल्यू एट लो। अब इसका लॉजिक समझना, इससे क्यों होता है। मैं एक चीज बता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ओरिजिनली अगर हम फॉर्मूला देखें तो डोंट यू थिंक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल को बेस ले रहा है ना ये, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल फॉर्मूला होना चाहिए। एक बार बोल हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट पर सेल यूनिट चाहिए अगर तेरे को, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल करना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर सेल यूनिट अगर तेरे को चाहिए तो ये करना चाहिए तूने। सर ये क्या कर ले हो, ये क्या कर ले हो? 2 मिनट, लॉजिक समझ इसका। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होगा? टोटल कॉस्ट मतलब डोंट यू थिंक टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बोल हाँ या ना। यहां पर भी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें मेरे एक सवाल का जवाब देना, क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा? जवाब दे। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा? जवाब दे। सी माइनस करेगा तू तो देखो नहीं लगता ये फिक्स कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही रहने वाले। फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा। एक बार हाँ या ना में जवाब दे। फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस ब्रैकेट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तेरा वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस है ना ये वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेगा और ये वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेगा, तो बेसिकली तेरे को वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। तेरे को वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, बोल हाँ या ना। तेरे को वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, बोल हाँ या ना। तो ऊपर में वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, तो नीचे में भी जो तेरे को सेल लेना है, नीचे में भी जो सेल लेना है वह एक्चुअल सेल लेना है कि वो सेल का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा? नीचे में भी जो सेल लेना है वो तेरे को एक्चुअल सेल लेना है कि सेल का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा? डिफरेंस ही लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सोच समझ के जवाब देना। जैसा याले ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करके देखते, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करके देखते। वेरिएबल कॉस्ट एट हाई यानी टोटल कॉस्ट एट हाई, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ऐसा बोलूं चलेगा? हाई एंड लो, ठीक है। करके देखना, करके देख। टोटल कॉस्ट एट हाई, टोटल कॉस्ट एट हाई कितना है? 2,60,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 100 करके देख तो कितना आता है? 2,60,000 माइनस 1,00,000 ये होता है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400। कैन यू डू द मैथ्स? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400 कर तो कितना आता है? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400 कर कितना होता है? कितना आता है आंसर? आंसर आता है 400। डोंट यू थिंक दिस 400 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? क्या ये 400 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है या नहीं है? ये सुनो, तो क्या डज दिट फॉर्मूला वर्क? डज दिस फॉर्मूला वर्क्स? लॉजिक भी समझ में आया क्या? समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। लॉजिक समझाया तो थम्स अप दे दो। लॉजिक समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। ये है लॉजिक, ये लॉजिक कि फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल ही है। फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल ही है। क्लियर है? फॉर्मूले का लॉजिक बॉडी में गया, फॉर्मूले का लॉजिक सभी के बॉडी में गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी ट्राई करो। कम ऑन हरी अप फास्ट। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 है ये, 1 नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। ले ट्राई कर इसको फटाफट। With the help of following information, you are required to calculate fixed cost
एंड वेरिएबल कॉस्ट्स बाय हाई एंड लो। वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट नहीं निकालनी है। पर यूनिट निकाल लेना, उसको कन्वर्ट कर लेना। ट्राई कर रहे हो, मैं बता दूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग, राइट मी इन द चैट कॉलम। ट्राई कर रहे हो तो चैट कॉलम में एक बार मी लिख दो। करो करो, फिर जल्दी जल्दी ट्राई करो। ये लो, ये फॉर्मूला भी देख लो। अगर आप फंसते हो तो एक जन बोल रहा है कि ये फॉर्मूला दिखा दो। फॉर्मूला आपके सामने है। टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय वेरिएबल सेल वैल्यू एट हाई माइनस सेल वैल्यू एट लो। एक जवाब मेरे को पर यूनिट का मिला है, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। लेट मी चेक। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। पर यूनिट का एक आंसर मिला है। हाँ हाँ, सुचित यू आर करेक्ट, पीयूष यू आर करेक्ट। आप सही हो, आप सही हो, बट आपने अभी पर यूनिट निकाला। अब उनको पर यूनिट नहीं चाहिए, अपने को फिक्स्ड टर्न वेरिएबल चाहिए। सोच कैसे निकालेंगे। पर यूनिट तक आप सही हो, अरे वो तो सिंपल फॉर्मूला था, लगा देते थे आंसर आ जाता था। बट अपन को फिक्स्ड और वेरिएबल चाहिए। जब तक सोचो। 16। ओके, सही है। सुचित यू आर करेक्ट, सुचित यू आर करेक्ट। अपन को टोटल चाहिए, टोटल। चल मैं बताता हूँ, ध्यान दे। सबसे पहला स्टेप रहेगा तेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट ले डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट एट हाई माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट लो। तो टोटल कॉस्ट एट हाई इज 72,000। ये हो गया 72,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 माइनस 80,000। 1,40,000 माइनस 80,000। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? शुरू। डन। इसके बाद में क्या हो जाएगा तेरा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तू तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000। योर आंसर गोना बी 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज 0.20 पर सेल वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना। सेकेंड स्टेप में अब तू क्या निकालेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी एक यूनिट को बेस बना ले। किसको बेस बनाओ, हाईएस्ट को या लोएस्ट को, किसी को भी बेस बना ले। बोल हाईएस्ट को या लोएस्ट को। लोएस्ट को बेस बना लो, चलेगा। लोएस्ट को बेस बना लो, चलेगा। बेस बना लिया मतलब क्या होगा यहां पर, सेल वैल्यू इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर सेल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या ना? सेल वैल्यू इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल वैल्यू कितना था तेरा, यहाँ पे सेल वैल्यू है 80,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर सेल वैल्यू इज 0.20। 0.20 कर तो आंसर कितना आएगा, 80,000 इंटू 0.20। योर आंसर विल बी 16,000। योर आंसर विल बी 16,000। थर्ड, अब तेरे को फिक्स कॉस्ट नहीं, ये समझाया तो थम्स अप दे, ये समझाया तो थम्स अप दे फटाफट, ये समझाया तो थम्स अप दे। अब तेरे को क्या निकालना है, अब तेरे को क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अब तेरे को क्या निकालनी है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट के लिए अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगेन इसी को बेस बनाया हमने, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000, फिक्स कॉस्ट हमारे को पता नहीं, एंड वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने ऊपर निकाला 16,000, वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने ऊपर निकाला 80,000 यूनिट्स पे, 80,000 सेल वैल्यू पे 16,000, तो कितना हो जाएगा 60,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो देयर फॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 44,000। छाप ले, दिस इज हाउ यू आर गोना राइट इट इन योर एग्जामिनेशन। समझा है तो थम्स अप दे। कई बच्चों ने पहले लिख दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, ये मज़ा आई, मज़ा आई आज के टॉपिक में। किसी को कोई दिक्कत है छोटी मोटी नाटी खाटी? आगे बढ़ाओ डिस्कशन, आगे बढ़ाओ डिस्कशन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन अ मशीन शॉप फॉर 6 मंथ विथ करस्पॉन्डिंग मशीन आवर्स। अब कई बच्चे लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर तो सेल नहीं दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है। सर यहाँ पर सेल नहीं दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है। डोंट वरी, इसी को सेल वैल्यू मान लो, फॉर्मूले में डालो तो सही, इसी को सेल वैल्यू मान लो। हाई लो मेथड से करना है। हाई कौन सा है इसमें, सबसे हाई कौन सा है, हाई कौन सा है बोल, हाई 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 ये है ना हाई, और लो ये है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एनालाइज द सेमी वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय हाई एंड लो पॉइंट। आपको यहाँ पे सेमी वेरिएबल और ये निकालना है एट हाई एंड लो पॉइंट पे, निकालेंगे। अगेन आपको हर एक की निकाल के देनी पड़ेगी, टेबल बनाना पड़ेगा आखिरी में। जैसा ये क्वेश्चन में भी अगर मैं चाहूँ तो टेबल बना सकता था। कैसा टेबल बना सकता था यहाँ पे, अगर इसका मैं एनालिसिस लिखना चाहता था, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस लिखना चाहता था, तो मैं कैसा लिख सकता था, हाई, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल कॉस्ट, पहले सेल ले ले, सेल कितना था, सेल वैल्यू इज़ 1,40,000 और यहाँ कितना था 80,000। इसमें से सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट भी आप बोल सकते हो, जो बोलना है। टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने टोटल कॉस्ट बोला है। टोटल कॉस्ट है 72,000, 60,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट आया 44,000, 44,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम। और यहाँ पे आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालोगे, बी माइनस सी, 72 माइनस 44,000 कर लोगे, 72,000 माइनस 44,000 कर तो कितना होता है, ये हो गया 28,000 और ये हो गया 16,000, ठीक है। और ई वेरिएबल कॉस्ट पर सेल वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट पर सेल वैल्यू, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, ये कितना हो गया 0.20। ये एनालिसिस चार्ट हो गया, ये एनालिसिस चार्ट हो गया। हाँ या ना, समझा के कैसा बनाया मैंने, सेल वैल्यू, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से कंपेयर करके हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला। समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया है क्या आपने, ये वाले आंसर का, प्रॉब्लम नंबर 2 के आंसर का स्क्रीनशॉट लिया है क्या? इसका भी लेना है तो ले लो, जो हमने लॉजिक समझाया उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाई लो का लॉजिक, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, हाई लो का लॉजिक का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया यहां तक, एनालिसिस का स्क्रीनशॉट। कॉपी कंप्लीट कर लेना बेटा, हाँ। और ये क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क दे रहे हैं, कहाँ गया ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो हम होमवर्क दे रहे हैं, हमने क्या कहा कि मशीन आर को ही सेल वैल्यू मान के सॉल्व कर दो, मशीन आर को ही सेल वैल्यू मान के सॉल्व कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें भी एनालिसिस चार्ट बनाना, ठीक है।
एनालिसिस चार्ट बनाना, हर एक का फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग निकालना। बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम आता है, ये आपको पता भी है। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, ठीक है, श्योर। चलिए, ये हो गया आपका वो। अभी जो हम टॉपिक में बात कर रहे थे, वी हैव लर्न ग्राफिकल मेथड, वी हैव लर्न हाई लो मेथड। कल ये बचे हुए 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं, अब इसको हम कल करते हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। आज कोई भी डाउट है क्या? आज कोई भी डाउट है? नहीं है? चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल बेटा वो 3 मेथड जो हमारे सेग्रीगेशन की है वो, और हमारा टाइप्स के अंदर में ये 3 मेथड, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। तो आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।